अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान नज़र आता है। अरब मीडिया के मुताबिक मुमकिन माहदे का मुसविदा तैयार हो गया है। तकरीबन एक माह बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी ईरान के दौरे पर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया है कि फ़ील्ड मार्शल के साथ आला तरीन सतह पर मुसलसल राबते में हैं। उन्हें उम्मीद है कि ईरान से जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। Primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that Field Marshal Munir could be traveling there. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. We all would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on. We also have to have a plan B. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान में मौजूद हैं। ईरानी खबर एजेंसी ने बताया है कि मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान मुलाकात में ईरान अमरीका जंग के ख़ात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत का सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें पाकिस्तान मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, सालिस का किरदार अदा कर रहा है। दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजव्वज़ा मुसविदात का तबादला कर रहे हैं ताकि मुआहदे के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में कुछ मस्बत इशारे ज़रूर मिले हैं, लेकिन ईरान के यूरेनियम ज़खायर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के कंट्रोल जैसे अहम मामलात पर अब भी तातुल बरकरार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ में टूल लेने का निज़ाम नाफिज करता है तो अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती मुआहदा मुमकिन नहीं रहेगा। इस दौरान कतर का मुज़ाकराती वफ़्त भी पहुँच गया है, जो कि मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद फराहम करेगा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके और इसके साथ साथ मुझे जावेद मलिक साहब जो कि स्कार हैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। जनरल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, कह सकते हैं हम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। फील्ड मार्शल भी ईरान में हैं, वज़ीर दाखिला भी ईरान में हैं, आम मुसव्विदे तैयार भी हो गए हैं और वो एक्सचेंज भी हो रहे हैं। 9 निकाती मुसव्विदा बताया जा रहा है ये है। जी, थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी, और जावेद मलिक साहब को भी मेरा बहुत सलाम। स्टिल आई वुड से कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ जी, नथिंग इज डन अंटिल एंड अनलेस एवरीथिंग इज डन जी। उस वक्त तो मैं नहीं कह सकूंगा कि कुछ हतमी हम बिल्कुल नताइज की तरफ चले गए। यस, मूव फॉरवर्ड, सीरियस लीव फ्रंट है जी, सीरियस, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वहाँ जाना, इस चीज़ की 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं, अदर देन दी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स फ्रॉम अमेरिका और ईरान, दोनों ने कहा कि जी हम थोड़े से आगे बढ़े हैं मुआहदों में। उसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हैं, एक फील्ड मार्शल साहब तब भी जा रहे हैं कि फ्रेमवर्क के तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो थोड़ा सा वहाँ पे आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड ऑफ कोर्स उनके जो आइडियोलॉजिकल मिलिट्री फोर्सेस हैं ख़ास तौर पे, उनके दरमियान जो एक बातचीत होती है कि जी थोड़े से डिफरेंसेस हैं या प्रॉब्ली चीज़ें नहीं हैं, तो वो आई थिंक जब फील्ड मार्शल साहब से मिलेंगे तो थिंग्स विल इम्प्रूव। इवन इफ अगर वहाँ पे ये हो चीज़ें हैं मौजूद, तो गॉड नोज कि व्हाट इज अ सिस्टम, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जी। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तो हम बहुत बात करते हैं। थोड़ा सा इस हुर्मुज़ का जो उन्होंने ब्लॉकेट किया अमेरिका ने, और उसके बाद आपको याद होगा कि लेबनान के अंदर जो सीज फायर कराया और इजराइल को मना किया और उसके बाद वो वॉर दोबारा शुरू हो गई, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ साथ अनरिलायबिलिटी का फैक्टर भी ज़रा प्रोमिनेंट होके आ गया है। तो बहुत से ब्रिजेस बनाने हैं, एक ब्रिज नहीं है। तो आप इंट्रा ईरान ब्रिजेस भी समझ लें, और इंट्रा जो अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या यूएस की जो वो फोर्सेस हैं जो स्पॉयलर्स हैं ख़ास तौर पे, उनकी प्रोटेक्शन, और एक जो बिग एलिफेंट प्रोटेक्शन करवानी है वो इजराइल है। ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल हैज डू, तो बहुत से ब्रिजेस बनाने हैं, लेकिन उनका उधर जाना और इस्माइल बकाई साहब का कालिम की तरफ से नॉमिनेशन एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर दी डायलॉग कमेटी कह लें, या जो भी डायलॉग करेंगे उनके स्पोक्स, इसका मतलब ये है कि ईरान क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो इस्माइल बकाई साहब स्टेटमेंट देंगे दैट विल बी द ऑफिशियल स्टांस ऑफ द स्टेट ऑफ ईरान। तो ये इस चीज की तरफ इशारा बिल्कुल ठीक।
बड़ा बड़ा इसी leap इसी इसी forward। बात को जरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। अब जो अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरफ जाहिद साहब भी इशारा कर रहे थे, तो मामलात ऐसा लगता है कि तकरीबन अब हतमी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फाइनल की तरफ आगे बढ़े हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट या जिस तरह का इशारा खुद ईरानी वजीर खारजा भी दे रहे हैं, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल या उसके तात्तुल की बात कर रहे हैं, और ये स्टॉक पाइल्स जो उसके यूरेनियम के हैं उसकी बात कर रहे हैं। यानी अब अगर मैं ये कहूं कि ईरान चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल है और उस पर टैक्स कलेक्शन का मामला है, ईरान ये चाहता है लेकिन अमेरिका इस पर राजी नहीं है। सर ऐसे ही है? जी किरण साहब वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आपको भी, तो जनरल साहब को भी और तमाम देखने वालों को। देखिए थोड़ा सा मैं चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में अगर ले आऊँ, देखिए हम पिछले काफ़ी दिनों से ऑब्वियसली इन चीज़ों पे एनालाइज भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। कल तक तो हमें ये लग रहा था, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो तो हैं ईरान में कुछ दिनों से आमदोरफ्त उनकी हो रही है और वो मुलाकातें भी हो रही हैं उनकी, लेकिन कल तक हमें ये लग रहा था कि शायद अभी तक कुछ तात्तुल है। लेकिन फिर मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी, मुझे लगता है कि वो तस्वीर जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। उससे पहले मैं आपको बताऊं उसके बारे में, देखिए ईरान की जो पावर स्ट्रक्चर है ना, हमने इसके बारे में गालिबन पहले भी बात की थी। यहाँ पे एक कभी यहाँ डाइकोटमी होती है, लेकिन यहाँ पे ट्राइकोटमी है। एक तो वो कालिबाफ साहब हैं, मसूद पेशकियान साहब हैं, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम सब काबिल एहतराम दोस्त हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है IRGC, और IRGC जब तक किसी चीज़ की तायीद नहीं करेगी, जितनी मर्जी आप मजाकरात करते रहें, यानी पहले भी एक तरह से क्रिटिसिज्म आ रहा था कि जो नेगोशिएट कर रहे हैं लोग वो कोई और हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कोई और हैं। लेकिन वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मोहसिन नकवी के साथ जनरल वहीदी की वो तस्वीर थी। जनरल वहीदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस वक्त जो है IRGC को हेड भी कर रहे हैं, और वो उन एक या दो लोगों में शामिल हैं जो उनके जो करंट रहबर हैं मुश्तबा खमनाई साहब, उनके साथ भी उनका राब्ता है। तो जब उन्होंने वो तस्वीर जारी की और तस्वीर ईरान की तरफ से जारी की गई, तो फिर मुझे लगा अब जो है मुज़ाकरात सही जगह पे हो रहे हैं। यानी अब ऐसा हुआ है कि तमाम जो उनके पावर सेंटर्स हैं वो यकजा होकर इस मामले को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। और हमने उसके बाद फिर मुझे कुछ बहुत करीबी लोगों से मेरी बात हुई जो इस प्रोसेस के बहुत करीब हैं। ऑफ कोर्स सीक्रेसी का एलिमेंट भी है, लेकिन उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल साहब जब जाएंगे तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि मामले जो हैं वो हल होने के करीब हैं। तो आज जब ये खबर आई कि फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, तो मुझे ये, मैं आपको ये कह सकता हूं कि डेफिनेटली देयर इज अ प्रोग्रेस। लेकिन एक मामला अभी भी किसी हद तक पेचीदगी का शिकार है, वो ये है कि दोनों अतराफ इस चीज पर तो अग्रीड हैं कि आबनाए हुर्मुज को खुलना है, लेकिन आबनाए हुर्मुज के खुलने के बाद का जो लाहे अमल है वहां पे ईरान ने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की हैं कि वो चाहते हैं कि वहां की कैसे खुलना है, उसका तरीकाकार क्या होगा, उस पर मसाइल है। लेकिन ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जब अहम लोगों से आपकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब जब फील्ड मार्शल जाएंगे तो इसकी एक अपनी अहमियत होगी और वो बता रहा होगा कि मामलात कहाँ तक जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। जाने साहब मुझे ये फरमाइए सर, एक तरफ हम ये मामला देख रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और मामला है जो उलझा हुआ सा नजर आता है। UAE और सऊदी अरब पर 17 मई को ड्रोन हमले हुए, इसकी पाकिस्तान ने मजम्मत की है। अब सर सीज फायर है, और सीज फायर के दौरान ये जो हमले हुए हैं ये हुए कहाँ से हैं बेसिकली? देखिए लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस हैं, थीरीज भी हैं, लेकिन एक चीज़ तो फैक्ट है कि इराक के अंदर इजरायली अड्डे, खुफिया अड्डे जो हैं वो पकड़े गए हैं जी। और इसराइल जो है उसके ऊपर मैंने पहले भी आप पिछले सवाल के जवाब में भी इसराइल की तरफ इशारा किया कि द बिग स्पॉइलर, द एलिफेंट इन द रूम, और ऑफ कोर्स वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एक कलेक्टिव रिस्पांस जाए। दे आर ऑलरेडी नॉट हैप्पी विद द रिस्ट्रेंट बीइंग शोन बाय द गल्फ कंट्रीज, खासतौर पे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन लोगों ने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है। ऑल्दो इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है इस रिस्ट्रेंट में, और दैट हैज़ वर्कड, और उससे सपोर्ट भी किया है। तो हो सकती है, बट दिस इज नॉट अ बिग इशू टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग बड़ा कंसर्न करते हैं कि जी ड्रोन हमले हो गए। देखिए ना, सीज फायर तो लेबनान में भी है जी, तो वो सीज किया हुआ है, सीज करना है लेबनान के लोगों ने और फायर करना है इजराइल ने। तो वॉर के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं। सीज फायर 100%, इट्स नॉट वेरी कंसर्निंग। गुड थिंग इज प्रोसेस इज इंटैक्ट। गुड थिंग इज कि प्रोसेस इस वक्त मैक्सिमम मोमेंटम के साथ फंक्शनल। और पाकिस्तान ने एक बड़ी जो खूबसूरत चीज की है
एज अ मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट कह ले या स्ट्रेटेजिक कंडुइट कह ले, मीडिएटर के तौर पे, कि उन्होंने कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया किसी पार्टी के साथ भी। और न सिर्फ पाकिस्तान ने दोनों पार्टीज के दरमियान, दोनों जो बेलिजरेंट्स हैं उनके दरमियान अपना राब्ता बहाल रखा है, दे क्रिएटेड कुशनिंग ऑफ द डायलॉग टू अदर फ्रेंड्स, कतर, तुर्किया, स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं आया, जिसका लग रहा था कि शायद अब वो तातुल आ गया, लेकिन वो नहीं आया। ये यहाँ तक पहुंचने में पता चलता है कि पीछे काम होता रहा है। जी बिल्कुल ठीक। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, जावेद साहब आपकी तरफ एक सवाल लेकर आ रही हूँ। कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड हुआ, उसके बाद सऊदी अरब और कतर, ये दो वो ममालिक हैं जो ऐसा सोच रहे हैं या प्लानिंग में है उनकी कि उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान में बनाए जाएं। तो अगर इन खबरों में सदाकत है तो ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी और एक बड़ी पेशरफ्त होगी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए। जी देखिए, मेरी नज़र से कुछ ऐसी बावसूख खबर नहीं गुजरी, लेकिन यह ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीसीसी के अंदर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुछ रिजर्व जो है वो अपनी टेरिटरी से बाहर भी रखे हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग व्हिच कैन बी इनकरेज्ड। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि ये जो नेक्स्ट 2-3 दिन हैं इनमें कुछ ब्रेक थ्रू सामने आए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी आबनाए हुर्मुज़ का ओपनिंग जो है वो सबसे एक इंपॉर्टेंट इशू है, न सिर्फ इसलिए कि वो इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी रखे हुए है, बल्कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक तरफ से इकोनॉमिक फॉल आउट हो रहा है। खुद हम पे और आप पे भी इसका इम्पैक्ट है। और अब अगर जिस तरह की प्लान वहां से आई है कि वो उसको फ्यूचर में कंट्रोल करना चाहेंगे, तो फिर तो वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा मेरे ख्याल में, न सिर्फ गल्फ ममालिक को बल्कि इवन हमें भी, क्योंकि अगर आप वहां पे टोल लगा देते हैं तो टोल की वजह से फिर कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें जब बढ़ेंगी तेल की और मादनियात की और मुख्तलिफ चीज़ों की, गैस की, तो असरात हर मुल्क पे आएंगे। तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा। सो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पॉस्चरिंग है, एक बार्गेनिंग चिप है, इसको वो लेकर सामने आएंगे, लेकिन जब वो टेबल पे बैठेंगे तो हो सकता है इसको वो फोरगो कर दें इन एक्सचेंज फॉर सम अदर रिलैक्सेशन। जाहिद साहब, अगर आपके पास है कोई इस तरह की खबर, इस खबर को भी कंफर्म कीजिएगा अगर आपने सुना है या आपके पास कुछ बताया है कोई करीबी जराए ने। साथ साथ ये सवाल भी ले लीजिए कि कल 2 बड़े इंपॉर्टेंट विजिट्स हम देखते हैं जो होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो अमरीकी वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, वो विजिट करने जा रहे हैं भारत को। तो कैसे देख रहे हैं आप इन विजिट्स को, और ये कहीं पर भी लिंक करते हैं मौजूदा सूरत हाल से सर? जी देखिए, लिंक तो वॉर किसी रीजन में भी हो रही हो, वो हर बायलैटरल विजिट के दरमियान बड़ी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं वो फिगर आउट ज़रूर होती है। बिकॉज ये जो अभी ख़ासतौर पे ईरान और यूएस इजराइल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इट इज़ अ ग्लोबल इशू जी, पूरे ग्लोब को उसने इम्पैक्ट किया। और चाइना तो उसका सेकंड विक्टिम है जी। चाइना इज़ अ टारगेट, वेनेजुएला से लेके जो कुछ ईरान तक हो रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना इज वन ऑफ द टारगेट। तो पाकिस्तान और चाइना तो डेफिनेटली इस पे बात करेंगे। फिर चाइना जो है पाकिस्तान की मीडिएटरी रोल से के साथ खड़ा हो गया, जब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी हर चीज़ चाइना के साथ, उसको जो लेवल ऑफ आवर फ्रेंडशिप है दैट कैन नॉट बी मैच्ड और कंपेयर्ड विद एनी अदर रिलेशनशिप, चाहे हमारे अभी कितने भी अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से क्यों ना हो गए। तो वहाँ तो डेफिनेटली ये रहेगा। और चाइना का जब वेट इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में पड़ा है तो उसमें पाकिस्तान की जो कदर है उसमें और इजाफा हुआ है जी, और उसमें इफेक्टिवनेस आई है। दैट आल्सो ईज्ड आउट ईरान एज वेल, कि जी चाइना भी इस प्रोसेस के साथ है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की, और चाइना और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ईरान, उनका आपस में, तो ये तो बड़ा लाजमी ये नुक्ता वहाँ पे डिस्कशन में भी होगा। और फ्यूचर के अंदर इस तरह के मसाइल के ऊपर एक जॉइंट स्ट्रेटजी भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान चाइना के साथ हमेशा मिल के करता है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जहां तक मार्को रूबियो का ताल्लुक है, भारत को जो जा रहे हैं, देखिए एक बायलैटरल विजिट है। भारत ने पहले भी, जब अभी आरागची साहब भी भारत गए अभी इन दिनों में, तो उन्होंने एक स्पॉइलर के तौर पे एक अटैक किया इस मीडिएशन के ऊपर, जब वो अजित डोवल साहब, द मोस्ट हेटेड पर्सन जो है, वो मिल गए। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमारा, वी हैव द लिवरेजेस विद ईरान, वी हैव द लिवरेजेस विद इजराइल, तो आप इसको पाकिस्तान के को जरा साइड पे करें और देखें फिर हम आपको कैसे विन सिचुएशन आपको देते हैं डायलॉग्स के जरिए। तो विच हैज बिन डिक्लाइन। तो वो अभी भी मार्को रूबियो भी जब उधर जाएंगे, पहले अपने ट्रेड के इश्यूज हैं, बायलैटरल इश्यूज हैं, उनकी डिफेंस डील्स हैं, दिस इज देयर ओन पर्सनल रिलेशनशिप। बट ऐसे मुमकिन ही नहीं है
मुमकिन ही नहीं है कि भारत कोई ऐसी चीज उनके जहन में न डालने की कोशिश करे जिस तरह पाकिस्तान के बारे में। देखिए ना, कल तक भारत में सबसे एक ही खबर चल रही थी कि जी फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है वो पोस्टपोन हो गया। तो उस पोस्टपोनमेंट के अलावा कोई उनके पास खबर ही नहीं थी। पूरा शाम वो मीडिया इसी पोस्टपोनमेंट पे चले गए। तो आज पता नहीं वो क्या कैसे उस आवाम को बता रहे होंगे। तो वो स्पॉइलर का रोल तो ना करें। बट हैविंग सेड दैट किरण, एज अ पाकिस्तानी आई वुड से कि इसका हमें कंसर्न इसलिए ज्यादा नहीं होना चाहिए कि भारत के प्रेजेंस से चीजों को देख रहे। पाकिस्तान हैज मूव्ड वे फॉरवर्ड। आज आप पाकिस्तान खड़ा है। आपने दोनों स्पॉयलर्स की बात कर दी जनरल साहब। यही सवाल मैं जावेद साहब के सामने रखूंगी। ये जितने भी अभी इस वक्त जो मुज़ाकरात की सिचुएशन बन रही है या बातचीत हो रही है, इसमें हमें एक जो स्पॉयलर है वो अभी उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रहा। पिछले दिनों उसने बड़ी कोशिश की है, हर तरह से हर जगह पर पीछे फुटप्रिंट जो है वो इजराइल के हमें नजर आए, लेकिन मौजूदा हालात में अभी मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या होगा, क्या इक्वेशन क्या बनेगी जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही होगी, मुज़ाकरात हो रहे होंगे सालिसों की मौजूदगी में? तो ये जो भी कुछ तय पाएगा वहां पर, क्या इजराइल को मनोअन कबूल होगा? वैसे जी देखिए, डेफिनेटली इस पर कंसर्न तो ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका किसी हद तक तो इजरायली इन्फ्लुएंस में आ सकता है। ऑफ कोर्स उनकी लॉबी भी है वहाँ वाशिंगटन में। लेकिन एक चीज़ की रियलाइजेशन आई थिंक अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को हो चुकी है। वो ये समझते हैं कि इस जंग की जो स्ट्रैटेजी इजराइल के इन्फ्लुएंस में बनाई गई थी वो समहाउ बैकफायर हुई है, बिकॉज जो अहदाफ थे जंग के वो हासिल नहीं कर पाया। तो आई डोंट थिंक वो अब अपने मजीद जो पॉलिटिकल और मिलिट्री गुडविल है उसको वो एक्सपोज करेंगे यू नो इन फर्दर सच थिंग। तो दूसरी बात, विदाउट यूएस सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि इजराइल कुछ स्पॉइल कर सकता है। ये डेफिनेटली वो देखिए हर कोई अपनी हरकतें करता रहता है, लेकिन आई थिंक देयर इज इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस अवेलेबल। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और उसके साथ इजिप्ट और उसके साथ तुर्की और सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई और ये तमाम ममालिक मिलकर अगर आपस में हम आहंगी डेवलप कर लेते हैं, और बिलखुसूस ईरान अगर ये चीज़ को एश्योरेंस दे देता है कि वो गल्फ ममालिक को टारगेट नहीं करेगा, तो आई थिंक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। फिर इसराइल की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हुई नजर आती है मुझे। दूसरी बात मैं टच करना चाहूँगा, आपने प्राइम मिनिस्टर के विजिट को चाइना के बारे में बात की। देखिए आप जानती हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक बेहतरीन रिलेशनशिप में है, और मैं रिपीट करूंगा ये चीज़ जो हमेशा कही जाती है कि हमारी दोस्ती उनके साथ हिमालय से भी बुलंद है, ओशन से भी डीप है और स्टील से भी मजबूत है। आज हमारे 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना जो है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करना है, और इसके साथ साथ इस चीज़ को रीअश्योर करना है कि चाहे वो डोमेस्टिक मैटर्स हो या बायलैटरल रिलेशनशिप हो या ग्लोबल आउटलुक हो, पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक साथ खड़े हुए हैं। और किरण साहब सबसे अहम बात ये है कि चाइना और अमेरिका दोनों के साथ हमारी रिलेशनशिप में बैलेंस। आप दोनों मौजूद में मेरे साथ मौजूद थे, और बड़ा अहम मामला जो एक बार फिर अब दोबारा अहमियत इख्तियार कर गया है कि जब फील्ड मार्शल ईरान पहुंचे हैं, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। क्विकली नाज़रीन बढ़ूंगी आगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, इनकी क्या नशस्त खतरे में है? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा थे, आज भी मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनकी जानिब से एक पटिशन दायर की गई है, आईनी दरख्वास्त जो है वो अदालत में दी गई है। और मेरे प्रोग्राम में आकर बड़ा तफसीली तौर पर वो बताकर गए थे, हवाला देकर गए थे कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उस वक्त जब फैसले हुआ करते थे तो उसको भी अदालत ने इसी तरह से अदालत की जानिब से उसे मुस्तरद किया गया था कि कोई भी जेल में बैठा हुआ शख्स फैसला नहीं कर सकता। तो सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने क्योंकि नॉमिनेट किया था वजीर आला, और उनके कहने पर उनको वजीर आला बनाया गया है, तो वो भी वजीर आला नहीं रह सकते। और यही दरखास्त लेकर शेर अफजल मरवत साहब अब अदालत चले गए हैं। अदालत क्या फैसला देती है ये बड़ा अहम होगा देखना, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी को किस तरह से देखा जा रहा है या क्या मजीद इस पे हो सकता है, ये जानने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान है कुंवर दिलशाद साहब साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। इस तरह के मौजूद पर उमूमन हम इनकी रहनुमाई लेते रहते हैं। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया। सर, शेर अफजल मरवत साहब की जो आईनी अदालत में दरखास्त है सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ, उनका मौक़िफ़ यह है कि अली अमीन को बहाल किया जाए क्योंकि उनसे नाअहल सजा याफ्ता शख्स यानी इमरान खान की डिक्टेशन पर इस्तीफा लिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसे कानूनी तौर पर, और क्या इससे अली अमीन की बहाली मुमकिन है? सर, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि इस्तीफे का मतन क्या है। अगर जो इस्तीफा दिया है अली अमीन गंडापुर ने, अगर उसमें ये लिखा गया है कि मुझे इमरान खान फाउंडर ऑफ द पार्टी की डिक्टेशन पर, यह हदायत पर
मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता हो वो डिक्टेशन की हदायत देने का मजाज नहीं है। वो पार्टी के मामलात में मशावरत कर सकता है, मशावरत दे सकता है, लेकिन हदायत जारी करने के इख्तियारात नहीं है एक जैसा जिसको सजा याफ्ता या नाहिल हो। अब यहाँ मामला ये होता है कि अब ये देखना पड़ेगा कि अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया गवर्नर केपी को, उसमें उसकी इबारत क्या है, ये मतन क्या है। अगर वो ये लिखा हो कि मैंने उनके दबाव, उनके हुक्म के तहत, उनकी डिक्टेशन पर, उनकी फरमाइश पर नहीं लिखा, मैं उनके हुक्म के तहत मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये एक मामला ज़ेर गौर आ सकता है। और क्योंकि एक सजा याफ्ता शख्स किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकता, जैसे कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब सजा याफ्ता थे तो उस वक्त उन्होंने सेनेट के टिकट जारी कर दिए थे। तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने वो तमाम के तमाम जो थे, जो उन्होंने टिकट जारी किए थे, वो उन्होंने करदम करार दे दिए थे कि सजा याफ्ता शख्स किसी को टिकट नहीं दे सकता। अब जो सेनेट में जो तो तकरीबन 6-7 के मेंबर थे, वो आजाद की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पार्टी की टिकट पर उनको इनकार कर दिया गया था। अब इसी तरह से सर वैसे पहली लाइन ही इनकी यही है जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको हिदायत दी गई हैं कि जिसकी वजह से वो ये रिजाइन कर रहे हैं। बस फिर तो ठीक है, फिर तो फेडरल जो है कोर्ट को फैसला कर देगी कि एक प्रेशर के तहत और इसी तरह डिक्टेशन देने को मजाज नहीं है। लेकिन मामला ठीक है कि ठीक है सुहेल अफरीदी जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन अब अगर अली अमीन गंडापुर को बहाल भी तो करते हैं तो उन्हें फिर उसी को सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और सूबाई असम्बली जो है उनको उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर सकती है। लेकिन मसला एक आईनी कानूनी तौर पर काफी दिलचस्प हो जाएगा। सही, सजा याफ्ता शख्स जो है वो हदायत नहीं दे सकता। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शफ़ी जान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और इसके साथ साथ शुमाइला राना साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। शफ़ी जान साहब, आपके बहुत ही प्यारे दोस्त शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने अदालत में, आईनी अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी है, पता तो आपको चल गया होगा, और वो चाह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब नाअहल हों और जो आप इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब वज़ारत आला का मनसब संभाले हुए थे वही वापस आए। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है, देखिए तो उसके मुताबिक जो प्ली उसमें इख्तियार की गई है, तो उसके मुताबिक तो पहले शेर अफजल साहब भी नाअहल होते हैं, क्योंकि जब इनको टिकट अलॉट हो रहा था वो इमरान खान साहब के नामजद करदा ही MNA हैं इस वक्त हाउस में, तो उन्होंने जो टिकट मिला था तब भी इमरान खान साहब कन्विक्टेड थे। तो पहली बात तो ये है। फिर अगर आप दूसरी बात देख लें कि उन्होंने जो इस दरख्वास्त में प्ली इख्तियार की है सुहेल अफरीदी साहब के मुतल्लिक, तो जब अली अमीन गंडापुर साहब नामजद हो रहे थे तो तब भी इमरान खान साहब जो थे वो कन्विक्टेड थे। अब सुहेल अफरीदी साहब अगर अदालत फैसला करती है और वो स्टेप डाउन होते हैं तो फिर अली अमीन साहब भी तो नहीं बन सकते। फिर PTI के जो MNA MPAs हैं उनकी सीटें भी खतरे में पड़ जाएंगी। सही, तो बात बड़ी वाज़ेह है। अगर ऐसा कोई एक सेकंड के लिए हम सोच लें कि पहली तो इस किस्म की दरख्वास्त को तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हालात है तहरीक इंसाफ के लिए वो नॉर्मल नहीं वैसे है। अगर ये एंटरटेन भी हो जाती है और इस पर फैसला आ भी जाता है, क्योंकि आपसे पहले मैं जो इलेक्शन कमीशन के साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उनसे मैं पूछ भी रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि अगर जो उन्होंने इन रिटर्न जो उनका इस्तीफा है अगर वहां पर लिखा हुआ है कि इमरान खान के कहने पर ये किया है तो फिर इस पर एक्शन हो सकता है। तो अगर ये अदालतों की तरफ से एक्शन वैसे हो जाता है इस पर, तो फिर क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या मैं होगा? उसी पे आ रहा हूं। अगर फॉर सेकंड ये हम एज्यूम कर लें कि ऐसा कोई फैसला आता है कि अफरीदी साहब को स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, तो पॉलिटिकल कमेटी दोबारा नामजद कर देगी सुहेल अफरीदी साहब को, वो दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, इस किस्म के हथकंडों से ये जो खौफ पिला रहे हैं ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मरवत साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं सबको पता है। नहीं, ये वैसे कौन कर रहा है, क्योंकि अली अमीन साहब तो बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि उनका तो इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अली अमीन साहब तो देखिए, अगर सुहेल अफरीदी साहब स्टेप डाउन होते हैं इस फैसले से, फिर तो अली अमीन साहब भी स्टेप डाउन होंगे। तो अली अमीन साहब तो नहीं कर सकते इस तरह,
क्योंकि फिर उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है, जी। 3 बार उन्हें इस्तीफा भी दिया है, फ्लोर पे भी दिया है, रिटर्न भी दिया है। फिर गवर्नर साहब की भी आज स्टेटमेंट आ गई है जी। कि जब अली अमीन साहब को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि आप पे तो कोई प्रेशर नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ। जी। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि चलें, गवर्नर साहब ने तो बता दिया, उनकी सफाई भी दे दी, उन्होंने भी वजाहत दे दी, पार्टी ने उनसे कोई राब्ता किया इस सारे मामले पर? मरवत साहब से मैं अली अमीन साहब से पूछ रही हूँ। नहीं, अली अमीन साहब से तो उनकी तो स्टेटमेंट आ गई है। अली अमीन साहब तो बड़ा क्लियर है इस बारे में, उन्होंने बड़ी साफ कह दिया, बड़े साफ तरीके से कि मैंने इस्तीफा दिया है। सही। और मैं मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। सही। शुमाइला साहिबा बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं कि खौफ फैलाया जा रहा है, किसको डर है? वो कह रहे हैं अली अमीन साहब तो क्लियर है, वो कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, तो किसके लिए काम करें शेर अफजल मरवत साहब? क्या आप लोगों को कोई खौफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए किरण, बात यह है कि ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमसे किसी ने जाना, अपना मुद्दा खुद ही बयान करते हैं, खुद ही वकील भी बनते हैं, खुद मुनसब भी बनते हैं, फ़ैसला भी इनका। और जो है मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी इनके, और अली अमीन गंडापुर भी इनके, और सुहेल अफरीदी साहब भी इनके। इससे हमारा क्या लेना देना है? अगर वहाँ पे KPK में सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वजारत आला के मनसब पे हों, उससे हमें क्या फ़र्क है? शफी जान साहब बन जाएं, हमें उससे क्या लेना देना? और अगर अली अमीन गंडापुर साहब थे, अगर वो होते तो हमें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इनकी अपनी ही जमात के अंदर से जो है वो रूम्स निकल रहे हैं, इनकी अपनी जमात से ही जो है वो टूट फूट का शिकार हो रही है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही, आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे फरमाइए, आपने कहा ना अभी कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल कमेटी में जाएंगे, वो दोबारा सुहेल अफरीदी साहब को नामजद कर देंगे, तो ये आप अपनी राय दे रहे हैं या ये पार्टी इस पे अपना प्रिंसिपल जो है वो फैसला कर चुकी है? देखिए, तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत जो है वो इमरान खान साहब के तो पास ये आप वैसे पार्टी के बारे में बता रहे हैं? इमरान खान साहब ने नामजद किया सुहेल अफरीदी साहब को, कंप्लीटली उस पर एतमाद है इमरान खान साहब का सुहेल अफरीदी पर। जी, लेकिन अभी तो मुलाकात ही नहीं हो रही है ना? नहीं, सलमान सफदर की जो आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, तो शाबाश का पैगाम भी भेजा गया, बाकी पैगामात भी भिजवाए गए। तो ये फैसला हम कर चुके हैं कि ऐसे अगर कोई सिनेरियो बनता है तो पॉलिटिकल कमेटी दोबारा नामजद करेगी। एक और भी अभी आप अगर दोबारा फिर ऐसा होगा दोबारा सुहेल अफरीदी ही बनेगी। अभी आप एक मुलाकात करके आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, वजीर आला ने मुलाकात की, आप भी हमरा थे। क्या मामलात हुए हैं मौलाना साहब के साथ, किन मामलात पर बात हुई है? आज CM अफरीदी साहब मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे गए हैं जी। वहाँ पे जो मौलाना इदरीस साहब थे जिनकी शहादत हुई थी, उसकी ताज़ियत के लिए गए थे। वहाँ पे उनके एहसाल सवाब के लिए दुआ की गई। सूबे के अमन व अमान के हवाले से बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू वहाँ पे हुई दोनों जानिब से। फिर सूबे की हुकूक पे बात हुई, तो बड़ी ये जो मुलाकात थी बड़ी खुशगवार रही, और ये तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, और मुख्तलिफ सूबे के हवाले से, अमन अमान के हवाले से इशूज़ डिस्कस हुए। 28वीं तरमीम के हवाले से भी बात हुई, वो भी ज़ेर बहस रही, ज़ेर बहस आई। कोई ख़ास मामला जिस पर बात हुई? ये क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में इंशाल्लाह। कुछ हमें भी बता दिया करें। नहीं, कुछ दिनों में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। माली जो मुकदमा है उस पे मौलाना साहब ने कम्प्लीटली सपोर्ट की बात की जी। जो सूबे में अमन अमान की हालात है उस पे जो एक पॉलिसी है नज़रसानी की, उस पे काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और काफ़ी खुशगवार मुलाकात रही। सही सही। शुमाइला साहिबा, वैसे एक तरफ मामला देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब से भी करीब हो रहे हैं, गवर्नर साहब जिस तरह से वज़ीर आला साहब के साथ बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि शायद कोई क़ुर्बतें बढ़ रही हैं PTI के साथ, और आप लोगों से दूरी हो रही है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि 28वीं तरमीम के मामले पर जिस तरह से बिलावल साहब ने पहले कहा कि हमसे तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है या अभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है, तो आप लोग क्या इतने कंफर्टेबल हैं और आप लोग इस तरफ सोच ही नहीं रहे कि अगर ये मामला इस तरफ जाता है तो ये आप लोगों के लिए मुश्किलात कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 28वीं तरमीम जो है वो अपने इत्तेहादियों की मुशावरत के बग़ैर हम ला नहीं सकते। ये नहीं कि हमारे पास नंबर कम है, क्योंकि ये इत्तेहादी जो हैं ये हमारे साथ खड़े रहे हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि अब हमारे चूँकि नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हम जो हैं वो इनको हरी झंडी दिखा दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि 28वीं तरमीम के ऊपर
जो अभी तक तो हम सहाफ़ती हलकों से ज़्यादा बातें सुनते आ रहे हैं, ये सियासी और जो समाजी हलके हैं उनमें इस तरह की कोई बात गश्त सुनाई नहीं दे रही। आज यकीन जानिए ऑफ द रिकॉर्ड जो सियासी हलके हैं वो ज्यादा इस पर बात कर रहे होते हैं और वही बता रहे होते हैं कि ये नविश्ता दीवार है, ये होनी ही है। अवाम को रिलीफ कैसे देना है, बजट में आम आदमी को जो है वो कैसे जो उसकी लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को सहल बनाना है, हम तो इसके ऊपर अभी जो है वो सोच रहे हैं। और IMF का जो प्रेशर है कि जो टैक्स को इम्पोज किया जाए उसको किस तरह से कम करना है, हमने महंगाई को काबू में लेकर आना है। हमारी तो तरजीहात में अवाम और अवामी मसाइल शामिल है। अल्लाह करे आप लोग उस तरह से सोचें जैसे पाकिस्तान की आवाम देखना चाहती है। दुआ यही है और उम्मीद भी यही है। जो इस्माइला साहिबा बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। शफी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आते हैं तो प्रिंस शाह रहीमुल हुसैनी ये आए हैं पाकिस्तान, कितना इंपॉर्टेंट है इनका दौरा, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। मशहूर बरतानवी सहाफ़ी, राइटर और नावल निगार जॉर्ज ऑरवेल की एक मशहूर लाइन है बड़ी कि एवरी लिटिल जोक इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ बिग रेवोल्यूशन। 1945 में लिखी गई ये लाइन आज 8 दहाइयों बाद भारत के हालात की मुकम्मल तौर पर अक्कासी कर रही है, जहां एक बड़े ओहदे से हतक आमेज बयान पर होने वाले एक छोटे से मजाक ने कॉकरोच इनकलाब को हवा दे दिया है, जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। जी हाँ, कॉकरोच। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक केस की समाअत के मौके पर बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा गया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक तंजिया सोशल मीडिया मुहिम शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। अभिजीत नामी नौजवान ने खुद को बानी और कन्वेनर बताते हुए नौजवानों की तर्जुमानी के लिए इंटरनेट पर जैन जी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट बना दी है। वेबसाइट पर पार्टी की रुकनियत के लिए लाखों नौजवानों ने खुद को रजिस्टर भी करवा लिया है। उन्होंने एक्स पर एक अकाउंट भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बनाया, जिस पर चंद घंटों में ही 2 लाख फॉलोअर्स आ गए। इंस्टाग्राम पर बनने वाले पेज पर देखते ही देखते सिर्फ 6 दिनों में 2 करोड़ से ज़ायद फॉलोअर्स हो गए। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर 1 घंटे में 5 लाख फॉलोअर्स की इंतहा भी देखी गई। खुद इंस्टाग्राम एक आम से पेज की इस कदर तेज़ी से होने वाली मकबूलियत पर हैरान नजर आया। उमूमन जो इंस्टाग्राम पर मौजूद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इनके उस पर मुश्तमिल जो अकाउंट्स है, वहाँ पर इंगेजमेंट रेट यानी पेज को देखने या इसे इंगेजमेंट की जो शरह है वो औसतन 0.48% रहती है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज का इंगेजमेंट रेट 6 से 17% ज़्यादा यानी 3 से 8% ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ 66 पोस्ट्स पर मुश्तमिल इस मिज़ा पर मबनी सियासी जमात के पेज पर इस कदर ट्रैफिक देखकर भारत भर की सियासी जमातों के होश उड़ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की नाकाबिले बयान तेज़ी से बढ़ती हुई इस मकबूलियत ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है हुक्मरान जमात बीजेपी को। 11 साल पहले 2015 में इंस्टाग्राम ज्वाइन करने वाले बीजेपी के पेज के फॉलोअर्स की तादाद पूरे 90 लाख भी नहीं है। माहिरीन कह रहे हैं कि मजाक में बर्पा होने वाली ये तब्दीली सिर्फ मजाक या गुस्सा नहीं है, बल्कि मुल्क में पाई जाने वाली बेचैनी है। नौजवानों की बेरोजगारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है। हुकूमत ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को मुअत्तल कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मौसूल दरख्वास्त पर किया है, जिसका कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के जरिए इश्तियाल अंगेज़ मवाद शाये किया जा रहा है, जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन सकता था। ख़ास तौर पर यह तशवीश इस बात से पैदा हुई कि इस अकाउंट का मवाद नौजवानों में मकबूलियत हासिल कर रहा था। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों में हुकूमत के ख़िलाफ़ मायूसी का इजहार इसे करार दिया है। वैसे 2 साल पहले ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जैनजी इनकलाब भी मोदी सरकार की आंखों के सामने घूम गया होगा और चक्कर आ गए होंगे उनको कि अगर भारत में इनकलाब बर्पा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी को भी अपनी दोस्त शेख हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ेगा। इसीलिए वो पूरी ताकत से
कॉकरोच पार्टी का सर कुचलना चाहते हैं। प्रोग्राम में क्विकली आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा हुआ है, पाकिस्तान पहुंचे हैं प्रिंस शाह रहीम अल हुसैनी, आगा खान पंजुम। कितना इंपॉर्टेंट इनका ये दौरा है, इस पर बात करने के लिए मुझे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान उवैस तौहीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ उवैस साहब। सबसे पहले ये फरमाइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये दौरा। एक तो ये दौरा फिर जिस तरह से इसका प्रोटोकॉल देख रहे हैं, जिस तरह से इसका इस्तकबाल देख रहे हैं, सदर पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया है, कितना इम्पॉर्टेंट है ये? देखिए, बहुत शुक्रिया किरण, और इस टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी जो 9 साल कबल लाइफ थ्रेटनिंग मुझे इलनेस थी और आगा खान हॉस्पिटल के अंदर मेरे नर्सिंग जो स्टाफ है उसने अल्लाह ने ज़िंदगी देनी होती है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कोशिश थी एंड आई ओ देम अ लॉट। तो ये जो आगा खान फैमिली है, जाहिर बात है कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये तो उस वक्त से शुरू होती है जब पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो पाए तकमील तक पहुंचने के लिए कोशिशें जारी थी। 1906 के अंदर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली तो आगा खान स्वयं सुल्तान प्रिंस आगा खान स्वयं जो है वो उसमें शरीक थे और पहले मुस्तकिल सदर के तौर पे भी मुंतखब हुए थे, और वो एक स्टेट्समैन थे। और खुद काज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लियाकत अली ख़ान और दूसरे जो हमारे पाकिस्तान के जो रहनुमा थे उनके साथ शाना बशाना चले और अपनी स्टेट्समैन जो इनकी स्टेट्समैनशिप थी उसके तहत एक बहुत ही इंटरनेशनली इन्होंने जो डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान की क्रिएशन में मदद दी और अपना इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था। और ये जो नौमौलूद पाकिस्तान जब उसकी क्रिएशन हुई तो फिर बहुत सारे जो आगा खानी बरादरी के जो लोग हैं, जो उमरा थे, जो इस काबिल थे कि वो पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करें, वो भी आगा खान स्वयं के कहने पर आए। फिर आपको पता है कि प्रिंस करीम आगा खान, हमने खुद उनसे मुलाकात की है और उनका जो विजन था वो था आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जिसके तहत आगा खान यूनिवर्सिटी, विमेन एम्पावरमेंट। गिलगित किरण, आप देखें गिलगित बल्तिस्तान औज़ा के अंदर आप जाएं, चित्राल के अंदर जाएं, जो विमेन एग्जैक्टली मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रही थी कि अगर आप सेहत के शोबे में बात करते हैं तो हुंजा में अगर आपको कोई बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए तो उसके लिए आगा खान हॉस्पिटल मौजूद है। लेबॉर्ट्री के हवाले से आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान लेबॉर्ट्रीज। और इसके अलावा अगर मैं अभी रिसेंट पास्ट की बात करती हूँ तो जब ये इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी वहां पर भी हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा कि सरीना होटल को 5 दिन के लिए वक्फ कर दिया गया, कोई बिल चार्ज नहीं किया गया हुकूमत पाकिस्तान से। सर, अब मैं आपसे बेसिकली पूछना ये चाह रही थी कि इस वक्त जो दौरा हो रहा है इसमें भी क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस दौरे में जो हम आने वाले वक्तों में देखेंगे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, देखिए, जाहिर बात है कि वो जो लेगेसी की कंटिन्यूशन है, खान डेवलपमेंट नेटवर्क के जो हेड हैं वो प्रिंस रहीम हैं और प्रिंस रहीम इस वक्त चित्राल के अंदर और नॉर्दर्न एरियाज का दौरा कर रहे हैं और ये खुद इन्वायरमेंटलिस्ट बहुत बड़े हैं। और हम देखेंगे मुस्तकबिल के अंदर कि जो सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो माहौलियात की तब्दीली जिस तरह इम्पैक्ट कर रही है पूरे नॉर्दर्न एरियाज को, उसके लिए काम करेंगे। तो जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क एक इतना बड़ा इंटरनेशनल इदारा है जिसके तहत यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, हेल्थ यूनिट्स काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना किस तरीके से है, मॉडर्न अंदाज में किस तरह आगे ले जाना है, वो प्रिंस रहीम जो है वो सरबराही के अंदर लेके जाएंगे आगे। चलें, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। वक्त भी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को और मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।